हेलो, मैं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जो मैंने बैच स्टार्ट किया है ड्रीम 100 बैच, मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला था साइंस और मैथ। तो मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साइंस की भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैथ का पहला लेक्चर ले चुके हैं, बेसिक वाला लेक्चर, जो इस चैप्टर का पूरा बेसिक मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, फुल बेसिक कवर किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। वो मैंने पूरा बेसिक आपको उस लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब उससे आगे की बात करते हैं। जो हमारी प्रश्नावली है 1.1, यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, उसका लेक्चर 2 है हमारा प्रश्नावली 1.1। उसमें आती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और एलसीएफ और एचसीएफ। यही 3 टॉपिक हैं जो उसमें आते हैं। तो पहले देखेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है और ये कहती क्या है। इतनी बड़ी थ्योरी देख के आपको नहीं डरना है, बिल्कुल छोटी सी बात है, बस थ्योरी बड़ी है। ये एनसीईआरटी की कॉपी की हुई थ्योरी है। तो देखते हैं सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है या अद्वितीय होता है। इस प्रमेय को अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ समझ में आया? आप बोलोगे नहीं आया हो, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपके लिए लेता हूँ एक एग्जाम्पल। आपको सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना आता होगा। तो एग्जाम्पल लिया हमने 16 का निकालोगे आप लासा तो 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 से, फिर 4, 2 से, फिर 2 आएगा, फिर 2 से, फिर आएगा हमारा कितना 1। तो इसमें क्या होगा, 16 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा गुणनखंड के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें बोला क्या गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ये कौन सी संख्या है हमारी, भाज्य संख्या। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हमने किस में व्यक्त कर दिया, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। किसके रूप में, गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये है क्रम में ही लिखा जाएगा। यदि इसके अलावा कोई अन्य उदाहरण होता है, जैसे माना 15, तो हम क्या करते, 3 गुणे 5 यही क्रम में लिखते, ना कि इस क्रम में। आपको केवल किस क्रम में लिखना है, इस क्रम में। इसीलिए बोला गया है आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस प्रमेय को अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इस प्रमेय की सीधी सीधी बात है कि कोई भी भाज्य संख्या होगी उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है हमको, और उसका क्रम हमको ध्यान रखना है। पहले 2, उसके बाद 3, फिर 5, इस प्रकार आपको रखना है उसका क्रम। तो क्या होगा, भाज्य संख्या
बराबर अभाज्यों का गुणनखंड, अभाज्यों का गुणनफल, अभाज्यों का गुणनफल। अब मैं बताऊं आपको सिंपल सा इसमें क्या बोला गया है। कोई भी संख्या होगी भाज्य संख्या, उसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है लासा, और उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखना है। बस वही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उससे अब अगले चलते हैं। उससे अगले है हमारा HCF और LCM। तो तब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं HCF की। तो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं HCF। HCF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। और इसे शॉर्ट में बोला जाता है मासापा। तो HCF होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, और इसे शॉर्ट में बोला जाता है मासापा। तो उससे चलते हैं हम अगले। तो अगले क्या होता है इसमें हमारा कि HCF और HCM तो हम बाद में लेंगे, लेकिन HCF होता है वो होता है हमारा क्या। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF क्या होता है हमारा। तो हेडिंग डाली मैंने, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF। दो या दो से अधिक संख्याओं के HCF का मतलब क्या है यहाँ। तो HCF के अंदर क्या होगा हमारा, हम लेंगे दो संख्याएं जिसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे HCM। हम लेंगे दो संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे LCM। और LCM आने के बाद उन दोनों में प्रत्येक कॉमन संख्या उसकी लेनी है सबसे छोटी घात। तो देखते हैं वो कैसे। पहले दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है, पहले लिख देता हूं मैं इसकी थ्योरी, उसके बाद मैं बताऊंगा निकाला कैसे जाता है और होता क्या है। तो HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का क्या चाहिए, गुणनफल। तो इसमें क्या लिखा है, HCF में दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या है,
संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यही होता है केवल हमारा HCF। सबसे छोटी घात देखनी है हमको दोनों संख्याओं में। तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये समझाने से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल माना 16 और 20। तो 16 जो और 20 का जब हम LCM निकालेंगे तो कैसे करके निकालते हैं। 16 2 8 बार, फिर 2 से फिर 4 बार, फिर 2 से फिर 2 बार, फिर 1 बार, और उसके बाद है हमारा 20। तो 20 का कैसे निकालेंगे। 2 फिर आएगा 10, फिर 2 से फिर आएगा 5, फिर 5 से फिर आएगा 1। तो फिर क्या आएगा हमारा जो 16 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया। उसका अभाज्य गुणनखंड आया ये 16 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 20 का क्या गुणनखंड आया हमारा 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। और जब हम इसको और आगे बढ़ा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2, इसमें 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 4। और इसी प्रकार इसमें पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर हो गई 2 यहाँ पर, और ऊपर 4 गुणे में 5। तो ऊपर जो HCF है हमारा उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक में जो कॉमन होगा उसकी छोटी घात लेनी है, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा HCF प्रत्येक में जो हमारा क्या है कॉमन क्या है इसमें, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। इस संख्या में हमारा कॉमन क्या है, कॉमन है 2, और यहाँ पर भी 2, यही 2 तो कॉमन है केवल। तो उसकी छोटी घात लेनी है इन दोनों की। तो इसकी छोटी घात क्या है हमारी 2 की पावर 2। तो इसका HCF आएगा हमारा 2 गुणे 2 बल्कि आएगा 4। तो बस यही होता है हमारा HCF। तो अब चलते हैं आगे देखेंगे LCM। अगला टॉपिक है हमारा LCM की फुल फॉर्म क्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लासापा। तो ये लासापा यानी कि LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्त्य, ये होता क्या है इसमें लिखा गया है, ये होता है हमारा कि जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम किसी भी संख्या का, उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल हमको लिखना है, तो वही होगा हमारा LCM। तो हम निकालने वाले हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM। तो क्या होगा हमारा, तो वो निकालेंगे कैसे, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल हमने HCF में लिया था 16 और 20, हम इसमें भी वही लेने वाले हैं 16 और 20। और इसका हमने LCM निकाला था, वो कितना आया था 16 का आया था 2, फिर 8, फिर 2 से फिर 4, फिर 2 से फिर आएगा 2, फिर 2 से फिर आएगा 1। इसी प्रकार जब हमने 20 का निकाला था तो क्या आया था 2 से करेंगे तो आएगा 10, फिर 2 से फिर आएगा 5, फिर 5 से फिर आएगा 1। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर। जब इससे आगे करेंगे तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, तो उससे आगे क्या है हमारा 20।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5, और इससे आगे करेंगे तो 2 की पावर लिख देंगे 2 और लिख देंगे 5। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, जितनी बार हमारा 2 होगा उसी संख्या की पावर उतनी ही हो जाएगी जितनी इसमें संख्या होंगी। 2 की पावर लिखनी है हमको तो 2 संख्या देखनी है, 2 संख्या कितनी बार है। अगर अदर संख्या है तो अदर संख्या की पावर देखनी है, जो निकालनी है हमको वो कितनी बार संख्या दी रखी है वही। तो जो एलसीएम निकालेंगे वो इसमें क्या बोल रहा है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो जो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम, तो इन दोनों में जो कॉमन है हमारा वो क्या है, वो है ये। हमको इसकी लेनी है सबसे बड़ी घात। बड़ी घात कौन सी है, आप बोलोगे कि ये वाली है। 2 की पावर 4 है हमारी बड़ी घात, और वो तो हमने ले ली सबसे बड़ी घात। और इसके अलावा जितना भी कुछ दिया रखा है उसको ऐसे एज इट इज उतार लेना है। तो उसके बाद हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो 2 की पावर 4 होगी तो हो जाएगा हमारा 16। तो 16 पंजे 80। इसी प्रकार हमारा एलसीएम आएगा कितना, 80। आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलते हैं आगे, प्रश्नावली की करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है हमारा, उसको भी कवर कर लेते हैं। फिर प्रश्नावली को करेंगे स्टार्ट, फिर प्रश्नावली करेंगे आखिर तक, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फिर अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम का संबंध क्या होता है, इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है उसकी बात करने वाला हूँ मैं। तो लिखेंगे एचसीएफ एवं एलसीएम के बीच संबंध, के बीच संबंध। जो एलसीएम है और एचसीएफ है उसके बीच हम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो संबंध क्या है हमारा, हमने माना कोई भी दो संख्याएं, किन्हीं दो संख्याएं, किन्हीं दो संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं a, b के लिए, a, b के लिए आप इसमें c भी ऐड कर सकते हो, c d e f g, क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए बोला था मैंने, तो मैं यहाँ पर केवल यही 2 संख्याओं के लिए लिख रहा हूँ। तो हमने जो उसमें एग्जाम्पल लिया था वो क्या लिया था, 16 लिया था और 20 लिया था। यही वो 2 संख्याएं लूँगा मैं, उसी के तरीके से समझाऊंगा। संबंध क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल होता है बराबर। तो उसको कैसे लिखेंगे, एलसीएम संख्या ए बी का, संख्या जो ए बी है हमारा उसका एलसीएम गुणा, और एचसीएफ किसका, जो संख्या ए बी है उसका ही एचसीएफ, और संख्याओं का गुणनफल होता है हमारा बराबर। तो ये होता है इसके बीच संबंध। और मैं आपको ये बता दूं, ये आपके बोर्ड 2023 में पूछा जा चुका है, बोर्ड 2023 में पूछा जा चुका है कि इसका संबंध क्या होता है। तो ये संबंध होता है हमारा। और मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बता दूं, तो एग्जाम्पल क्या लिया था हमने उसमें, एलसीएम में और एचसीएफ में, एलसीएम में और एचसीएफ में हमने उदाहरण लिया था 16 और 20। और 16 और 20 का मतलब क्या है, किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के लिए, धनात्मक संख्याएं माना कि ए संख्या है और ए बी संख्या है, तो इन संख्याओं के लिए। और जो संबंध है हमारा वो क्या कह रहा है कि जो एलसीएम है किसका, 16 का और 20 का, 16 का और 20 का जो एलसीएम आया था हमारा वो आया था 80। आप अपनी कॉपी में चेक कर लेना। और जो एचसीएफ आया था वो आया था 4। और इसी प्रकार जो हमारी संख्याएं हैं उनका गुणनफल, तो संख्याएं कौन सी हैं हमारी,
16 और 20, तो 16 गुणा 20, तो 8 चौक 32, 32 और 0 का 0, 16 दूनी 32 बराबर 0, यह आया बराबर। तो इस संबंध में क्या बोला गया कि जो दो संख्याओं का एलसीएम है और जो दो संख्याओं का एचसीएफ है और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यही होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। अब करते हैं प्रश्नावली को स्टार्ट, तब तक मैं कर लेता हूँ इसको क्लीन। तो चलो अब प्रश्नावली को करते हैं शुरू। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको कराऊंगा उसके एग्जाम्पल। मैंने बोला था बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, तो बेसिक से कराऊंगा। तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, बाकायदा सब कुछ भी कराऊंगा, प्रश्नावली भी कराऊंगा। तो सब कुछ ढील दिए मेरे ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं उदाहरण है सबसे पहला हमारा, संख्याओं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी ही यूपी बोर्ड में फॉलो होती है, सभी बोर्डों में एनसीईआरटी फॉलो होती है। तो एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि सबसे पहला उदाहरण है एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये उदाहरण क्या है हमारा, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है? इसमें क्या बोला गया है कि जो 4 की पावर n है हमारा, n नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है। मैंने आपको इसीलिए पढ़ा रखा है इंट्रोडक्शन में ही। तो n होती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो जो 4 की पावर n है हमारा वो प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। जब ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में तो आपको केवल इसकी थ्योरी लिखनी है, जो मैं समझाऊंगा वो आपको नहीं लिखना है। जो 4 की पावर n होती है, 4 की पावर n मैंने आपको बता रखा है कि जो n होता है, n यानी कि प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या, n होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार जब हम 4 की पावर 1 लेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, तो मान आएगा 4। और इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो 4 की पावर 2 लेंगे तो मान आएगा 16। तो 4 की पावर 3 लेंगे तो मान क्या आएगा हमारा, 64। इसी प्रकार 4 की पावर 4 लेंगे तो आएगा हमारा इसका मान 256। इसी प्रकार डैश 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 करके चले जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 4 की पावर n की जो संख्या होगी उसके लास्ट में 0 आ सके। ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं होगी। तो इसको आपको थ्योरी में कैसे लिखना है आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा बता दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यानी कि उदाहरण में, उदाहरण पहला है हमारा, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। 4 की पावर n पर विचार कर रहे हैं हम, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर बोला गया है क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होता हो। मैं बोलूँगा ऐसा कोई भी मान नहीं है। जो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, वो मान लो कि जैसे माना 10, 10 में क्या होता है हमारा, 10 में आप देखेंगे कि जो इसका गुणनखंड होगा वो किस रूप में होगा, उसमें 2 और 5 का गुणनफल जरूर आता होगा। और इसी प्रकार लेंगे आप 20,
इसी प्रकार लेंगे आप 20 तो क्या होगा 2 × 2 × 5। इसी प्रकार लेंगे आप 30 तो क्या आएगा हमारा 2 × 3 × 5। और इसी प्रकार जो 40 लेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 × 2 × 5। और इसी प्रकार जब हम लेंगे 50 तो क्या आएगा हमारा 2 × 5 × 5। यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है आप उसमें देखोगे कि क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है सभी संख्याओं में। बीच में देखोगे 2 कॉमन 5 कॉमन, 2 कॉमन 5 कॉमन, 2 कॉमन 5 कॉमन, 2 कॉमन 5 कॉमन। तो इन सब संख्याओं में क्या कॉमन है 2 2 × 5। तो जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती होगी उसमें 2 और 5 प्रत्येक संख्या में होगा ही होगा। जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसमें 2 × 5 जरूर होगा। तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या, थ्योरी क्या लिखेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर समझा दूंगा कि ये होता क्या है। अब आपको जब ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में तो आपको लिखना कैसे है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। पहले लिखना है आपको हल। जब आप हल करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n की कोई ऐसी संख्या है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। वो ऐसी संख्या नहीं है। इसीलिए आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, तो इसके आंसर में आप लिखोगे यदि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती हो उसके गुणनखंड में 2 × 5 जरूर उपस्थित होगा। तो आप लिखोगे कैसे, यदि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 यानी कि 0 पर समाप्त होती हो, 0 पर समाप्त होती हो। यदि कोई संख्या जो 0 पर समाप्त होती हो, जो संख्या 0 पर समाप्त होती होगी उसका अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 2 × 5 उसमें जरूर उपस्थित होगा। तो लिखोगे कैसे, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 5 जरूर होगा। तो फिर इससे आगे क्या है, लेकिन जो हमारा 4 है उसमें 2 × 5 में से 5 अनुपस्थित है। तो क्या लिखोगे आप, जबकि 4 का अभाज्य गुणनखंड 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 4 का अभाज्य गुणनखंड है हमारा 2 × 2 इसमें हमारा अनुपस्थित क्या है, इसमें अनुपस्थित है हमारा 5। तो आगे क्या लिखोगे, जबकि तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में
गुणनखंड में क्या है, जो हमारा 5 है, 5 अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। जो 4 की पावर n है हमारा, उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है हमारा, 5 अनुपस्थित है। तो क्या लिखोगे आगे, अतः 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, नहीं होती। आपको ये लिखनी है थ्योरी, दोबारा समझा देता हूँ मैं। उसको क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ पर n क्या है, n हमारी है प्राकृतिक संख्या। जो n प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो? ऐसा कोई सा मान नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया, जब आप 4 की पावर n लोगे तो उसकी पावर 4 की पावर 1 रखोगे तो उसमें क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 2 रखोगे तो 16 आएगा। 3 रखोगे तो 64 आएगा। 4 रखोगे तो 256 आएगा। इसी प्रकार जो हमारी होती है प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, उसके गुणनखंड में क्या आएगा, 2 और 5 हमेशा ही आएगा जो 0 पर समाप्त होती हैं। तो इसी प्रकार इसमें बोला गया है कि 4 की पावर n का कोई ऐसा मान है जो शून्य पर समाप्त होती हो। तो यदि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है। और जबकि जो 4 की पावर n है, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, 2 गुणे 2 की पावर n। तो इसमें क्या है हमारा, 5 अनुपस्थित है। तो वही लिखा गया है 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। अतः 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब करते हैं इससे अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला एग्जाम्पल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि अगला उदाहरण है हमारा 1.1 का। तो ये अगला उदाहरण क्या है हमारा, उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। तो पहले लिखेंगे हम सॉल्व। तो सॉल्व इसको किस प्रकार करेंगे, 6 के और 20 के निकालने हमको अभाज्य गुणनखंड। तो 2 और इसी प्रकार जब 20 के निकालेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1। इसी प्रकार जो 6 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणे 3। और इसी प्रकार जो 20 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 की पावर 4 गुणे 5। और जब हम इसका HCF और LCM निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा, HCF। तो इसका HCF क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि इसके अभाज्य गुणनखंड के उसके अभाज्य गुणनखंड में जो जिसकी पावर कम होगी, जो दोनों में कॉमन होगा उसकी पावर कम होगी। यहाँ पर 2 की पावर होगी 2, जो दोनों में कॉमन होगा उसकी पावर कम वाली वैल्यू लेनी है हमको। यानी कि इन दोनों में, यानी कि जो है हमारे 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड, इनमें जो भी कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात
तो कॉमन क्या है इन दोनों में, हमारा कॉमन है 2 और इनमें भी 2। तो इसकी घात तो है 2 की पावर 2 और इसकी घात है 2 की पावर 1। तो हमारा HCF क्या आएगा 2 की पावर 1 वाला। तो HCF आएगा हमारा 2। और जो LCM आएगा, LCM क्या होता है हमारा, जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी घात और बाकी बचा सब कुछ लिख दो तो वही होता है हमारा LCM। तो इसमें दोनों में क्या है हमारा 2 की पावर 2, यही है सबसे बड़ी घात। तो उसके बाद बचा क्या हमारा 3 और फिर बचा 5। तो LCM क्या आएगा हमारा 5 तियाँ 15 और 15 चौका 60। तो LCM आएगा 60। तो HCF और LCM बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण 3। तो उदाहरण 3 क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM ज्ञात करना है हमको। तो लिखना है सॉल्व 96 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24, फिर 2 से करेंगे फिर क्या आएगा 12, फिर 2 से करेंगे फिर क्या आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार जब 404 का करेंगे, 404 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 202 और ये 101 से ही कटेगा, 100 ना, ये फिर 2 से काटो फिर आएगा 101, फिर 101 से काटोगे तब आएगा हमारा 1। तो जो 96 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं हमारे, एक बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, 4 बार दो, 5 बार दो। 5 बार 2 है और 1 बार है हमारा 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे 2 की पावर 5 और गुणे 3। और इसी प्रकार जो हमारा 404 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा 2 की पावर 2 गुणे 101। ये होगा हमारा 404 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें बोला गया है पहले हमको ज्ञात करना है HCF। HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में जो कॉमन हो उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2 और उसकी भी छोटी घात तो 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होगी तो इसको 2 गुणे 2 लिखा जाता है, HCF आएगा हमारा 4। और इसी प्रकार जब हम इसका निकालेंगे LCM, तो मैंने आपको संबंध पढ़ाया था कि संबंध वो क्या था कि HCF LCM का गुणनफल, लिख देता हूँ मैं पहले, HCF, लेकिन मैं यहाँ पर उन दोनों संख्याओं को भी लिख देता हूँ। तो 96,404 गुणा HCF तो हो गया, फिर आएगा LCM, फिर 96 गुणे 404 बराबर 96 गुणे 404 की गुणा के बराबर होता है। तो इन दोनों के बराबर होता है, हमको निकालना है LCM। तो जो HCF है हम उसको भेज देंगे नीचे। तो क्या आएगा LCM 96 गुणे 96,404 बराबर 96 गुणे 404
अपॉन क्या आएगा हमारा एच सी एफ, और जो एच सी एफ है वो हमारा कितना है 4, तो 96 गुणे 404, फिर आएगा 4, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 101। इसी प्रकार जब आप इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा 96, 96 एकम 96 और 96 एकम 96, यानी कि आएगा 96 96। ये आएगा हमारा LCF, ये आएगा हमारा HCF और ये आएगा हमारा LCM। तो इसका अगला उदाहरण देखते हैं, आखिरी उदाहरण। अब देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण क्या है हमारा चौथा, ये अगला और आखिरा दोनों उदाहरण है। तो लिखेंगे इसको पहले सॉल्व। तो संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 6 के जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालेंगे LCM और HCF, निकालने के लिए तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 फिर 3, और जब 72 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। इसी प्रकार 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 1, और फिर 120, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1। इसी प्रकार जो हमारे 6 है उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3, और इसी प्रकार जो 72 है उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। इसी प्रकार जो 120 है हमारा उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 गुणे 5। तो अब हमको निकालना है इसका LCM और क्या निकालना है HCF। तो इसका LCM और HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। तो HCF कैसे निकाला जाता है, जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन हो उसकी सबसे छोटी घात लेनी होती है। तो इन सभी में क्या कॉमन है हमारा, आप देखोगे कि 2 है जो हमारा वो सभी संख्याओं में कॉमन है, और जो 3 है हमारा वो भी सभी संख्याओं में कॉमन है। तो जो इनकी जो घातें होंगी सबसे छोटी वाली वही लेनी है हमको। तो इन तीनों में सबसे छोटी घातें कौन सी हैं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो लेनी है हमको यही 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो हमारा HCF आएगा वो कितना आएगा 6। और इसी प्रकार जो होता है हमारा LCM, उसको कैसे निकालना है, जो तीनों में है, यानी कि जो तीनों में है हमारा 2 उनकी सबसे बड़ी घात। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी घात है 2 की वो है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख लिया। और इसमें 3 में जो है हमारा उसमें क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है वो है 3 की पावर 2, तो वो लिख लिया। और बाकी जो बच्चा 5 वो हमने लिख लिया। तो ये आएगा हमारा LCM। तो इसका जब LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 तियाँ 9 गुणे
5, 5 अट्ठे 40, 40 गुणे 9 यानी कि 9 चौक 36, 360। हमारा जो LCM आएगा वो 360 आएगा। जो HCF आएगा वो आएगा 6। तो हमारे यहाँ पर 1.1 प्रश्नावली के सभी उदाहरण होते हैं। एंड तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।